नमस्कार, कैफ फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं सी राकेश रोशन का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। चलिए, आज एक टॉपिक है अपना एक छोटा सा कि अगर आप ज़मीन या मकान को खरीदते या बेचते हैं तो आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है इनकम टैक्स के नज़रिए में और साथ ही साथ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के नज़रिए में। तो मेन फोकस अपना रहेगा इनकम टैक्स के नज़रिए के हिसाब से कि ज़मीन और मकान को खरीदते बिकते समय बायर और सेलर को किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो आइए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले इस ट्रांजैक्शंस में, इस लेन देन में कौन कौन लोग प्रभावित होंगे। तो दो लोग होंगे, एक तो बायर और सेलर और दूसरा सरकार। सरकार भी इसमें दो तरीके की सरकार इन्वॉल्व होती है, एक तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार। चलिए इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। सरकार को क्या चाहिए? सरकार को, जो राज्य सरकार है उसको निबंधन शुल्क चाहिए। राज्य सरकार का निबंधन कार्यालय जो होता है जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम रजिस्ट्री ऑफिस भी बोलते हैं, वहाँ पे लिखाई चार्ज लगता है, राइट। स्टाम्प ड्यूटी बोलते हैं टेक्निकली, क्या आम बोलचाल की भाषा में हम लोग जिसको बोलते हैं ये लिखाई चार्ज होता है। दूसरा, केंद्र सरकार को क्या चाहिए? केंद्र सरकार का आयकर विभाग जो है, आयकर कार्यालय है, उसको चाहिए इनकम टैक्स। जब जमीन या मकान बिकेगा तो जो भी विक्रेता है उसको फायदा होगा तो उस पर उसको इनकम टैक्स चाहिए। कभी कभी वो क्रेता से भी इनकम टैक्स वसूल करता है। आज के ज़माने में एक नया कॉन्सेप्ट भी आ चुका है, उसको भी हम बारीकियों से देखेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और देखिए, आगे बढ़िए। जब स्टाम्प ड्यूटी, अब दो मैटर निकल के आ रहा है अपने पास कि जब भी जमीन या मकान का खरीद बिक्री होगा तो एक तो स्टाम्प ड्यूटी लिया जाएगा जिसको लिखाई चार्ज बोलते हैं, जिसको आम बोलचाल की भाषा में लोग लिखाई चार्ज बोलते हैं। वो तो लोग क्रेता राज्य सरकार को, निबंधन कार्यालय को आराम से दे देते हैं, क्योंकि इसके बिना तो रजिस्ट्री होती ही नहीं है, पहला चीज। दूसरा है इनकम टैक्स। लेकिन इनकम टैक्स लोग देना भूल जाते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि इनकम टैक्स देने के बारे में जागरूकता ही नहीं है। तो चलिए आज हम इसी मुद्दे के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से केस में इनकम टैक्स देना है और किन किन बातों को ध्यान में रखना है, चाहे आप विक्रेता हो या क्रेता हो। चलिए, तो इनकम टैक्स में जो इस टैक्स को लिया जाता है उसका प्रॉपर टेक्निकल नाम है कैपिटल गेन टैक्स, पूंजीगत लाभ पर टैक्स। तो आज जो हम टॉपिक जो छेड़ रहे हैं वो एक छेड़ रहे हैं रूरल एग्रीकल्चर लैंड, यानी कि ग्रामीण कृषि योग्य भूमि। दूसरा अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, यानी कि शहरी कृषि योग्य भूमि। और तीसरा जो आपका शहरी या ग्रामीण रेसिडेंशियल भूमि या मकान आपका। तो किन किन परिस्थितियों में टैक्स आपको लगेगा उसको ध्यान से देखिए। अगर ग्रामीण कृषि योग्य भूमि है तो इस पे कोई टैक्स सरकार नहीं लेती है। हाँ, निबंधन कार्यालय वो स्टाम्प ड्यूटी लेगी, लेकिन इनकम टैक्स वाले इस पे इनकम टैक्स नहीं लेंगे अगर विक्रेता को फायदा भी होता है तो। लेकिन शहरी कृषि योग्य भूमि और इसके साथ साथ जो शहरी या ग्रामीण रिहायशी भूमि जिसपे मकान बनाया जा सकता है और बिल्डिंग या मकान जो कह सकते हैं, उस पे इनकम टैक्स लेती है। जो भी प्रॉफिट होगा, फायदा होगा, उस पे विक्रेता से इनकम टैक्स लिया जाएगा। चलिए, तो सेलर और बायर जब आपस में ये तय करते हैं कि चलिए हमको सेल या परचेज करना है किसी भी जमीन का, मकान का, तो वो आपस में एक साथ मिलेंगे और जाते हैं वो निबंधन कार्यालय में, और वहाँ पे जो भी कंसल्टेंट है, जैसे ताइद है या जो भी प्रोफेशनल है, उससे वो एक डॉक्यूमेंट बनवाते हैं जिसको रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट या लैंड डीड भी बोलते हैं। वो लिखाता है तभी जाके ज़मीन की रजिस्ट्री होती है। चलिए, रजिस्ट्री के समय में तो क्या है कि रजिस्ट्री के टाइम में तो आप आराम से स्टाम्प ड्यूटी जो निबंधन कार्यालय कहती है कि ये सर्कल रेट है और इस पे इतना ड्यूटी पे करना है, वो तो एट ए टाइम वहीं पे हो जाता है, क्योंकि उसके बिना तो आपको लिखाएगा ही नहीं, जमीन आपका रजिस्ट्री ही नहीं होगा। चलिए, तो एक और भी कॉन्सेप्ट है हमारा एग्रीड वैल्यू, तय मूल्य। यह वह मूल्य होता है जो क्रेता और विक्रेता ने आपस में तय किया कि जमीन या मकान को इतना बेचेंगे। मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे एक क्रेता और विक्रेता ने आपस में तय किया कि इस जमीन को हम 50 लाख में बेचेंगे। चलिए, तो जब निबंधन कार्यालय में जाएंगे वो, तो निबंधन कार्यालय वाले ऐसा हो सकता है कि वो इस बात को स्वीकार न करें कि आपने जो तय किया है वो रेट
उसके रेट से निबंधन कार्यालय का जो सर्कल रेट है वो अलग होता है। इसी को हम लोग टेक्निकली स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, यानी जिस वैल्यू पर स्टाम्प ड्यूटी निबंधन कार्यालय लेगी, जिसको आम बोलचाल की भाषा में सर्कल रेट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, तो ये दो वैल्यू हो गया कि एक तो सर्कल रेट या स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू और दूसरा एग्रीड वैल्यू। सवाल ये है कि तय मूल्य और स्टाम्प ड्यूटी मूल्य में अंतर हो सकता है? जी हाँ, आराम से हो सकता है, क्योंकि आपने और हमने, मतलब बायर और सेलर ने जो तय किया है मूल्य, और उस पर निबंधन रजिस्ट्री ऑफिस का जो रजिस्ट्रार है वो सहमत ना हो, वो अपने हिसाब से जो सर्कल रेट बना हुआ है उसके हिसाब से ले। आयकर विभाग क्या करता है, वो चुपचाप रहता है, उसको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो सीधे सीधे ये कहता है कि आयकर विभाग तय मूल्य एवं स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जो दोनों में से अधिक होता है उसको इनकम टैक्स निकालने के लिए मानते हैं। चलिए, तो इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और कोशिश करते हैं समझने का। जैसा कि हमने एग्रीड वैल्यू आपको डिस्कस किया था कि एग्रीड वैल्यू क्या है, जो तय मूल्य होता है जो कि क्रेता और विक्रेता ने आपस में तय किया है। केस नंबर 1 हम लेते हैं, मान लेते हैं क्रेता और विक्रेता ने 50 लाख रुपया तय किया, और निबंधन कार्यालय स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो भी कहती है कि चलो इस एरिया का सर्कल रेट भी 50 लाख है। तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो आप कह रहे हो वो सरकार भी कह रही है, राज्य सरकार कह रही है। उस केस में इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि चलो भाई, आपका विक्रय मूल्य जो है ना, हम 50 लाख मान लेते हैं। इस जमीन को जो बेच रहा है जो बंदा, उसने कभी 30 लाख रुपये में खरीदा था। उस केस में अब इसको 20 लाख का प्रॉफिट हो गया। इसी प्रॉफिट पे आयकर कार्यालय जो है वो टैक्स लेगी, लेट सपोज दैट 20% के हिसाब से। तो कितना टैक्स इसका बन जाएगा? 4 लाख रुपये। 4 लाख रुपया इनकम टैक्स देना पड़ेगा विक्रेता को। केस नंबर 2 लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि अगर तय मूल्य हमारा 35 लाख हुआ, यानी कि क्रेता और विक्रेता ने उस जमीन का तय मूल्य 35 लाख रुपया रखा हुआ था, लेकिन रजिस्ट्री ऑफिस वाले कह रहे हैं नहीं जी, इसका तो तय स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जो है, जो सर्कल रेट है उस एरिया का, वो है 50 लाख। तो इस केस में इनकम टैक्स वाले कहेंगे दोनों का हायर लेंगे, कि इस केस में भी आपको इनकम टैक्स वाले 50 लाख पे ही लेंगे, और जो आएगा वो आपका सेम टू सेम आ गया कि 20 लाख रुपया प्रॉफिट। अब इस केस में थोड़ा सा बायर को दिक्कत हो सकता है, वो देखेंगे हम अगले स्लाइड में। क्यों? क्योंकि एग्रीड मूल्य कम है और आपका स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा है। उससे पहले केस नंबर 3 देख लेते हैं कि अगर 50 लाख रुपया में हम लोग तय करते हैं, लेकिन सरकार कहती नहीं कि इस एरिया का सर्कल मूल्य 35 लाख रुपया है, तो भी इनकम टैक्स वाले दोनों का हायर लेंगे, यानी कि ये ए और ये जो बी है, ये दोनों का हायर इनकम टैक्स वाले लेंगे। तो इस तीनों केस को मैंने सेम ही रखा हुआ था ताकि 20 लाख आए, और इस तीनों केस में सेलर को 4-4 लाख रुपया टैक्स देना पड़ सकता है, राइट। लेकिन सबसे बड़ा समस्या ये है कि केस नंबर 1 अगर इस तरह करते हैं कि आपका सर्कल मूल्य और एग्रीड वैल्यू दोनों का दोनों बराबर है, तो इस केस में किसी भी पार्टी को, किसी भी पक्ष को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर केस नंबर 2 की बात करें, जहाँ पे आपका तय मूल्य सर्कल मूल्य से कम है, इस केस में बायर को दिक्कत हो सकता है, क्योंकि इनकम टैक्स वाले तो सरकार से सेलर से 50 लाख पे ही टैक्स ले लिया है, लेकिन बायर को प्रॉब्लम हो सकता है इसमें। जबकि केस नंबर सी में अगर देखें, 3 में देखें, इसमें सेलर को प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए इसी टॉपिक को आगे हम ले चलते हैं। कैसे आपको बायर को प्रॉब्लम होगा वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि मेन फोकस इसी पे रहना चाहिए। क्यों बायर को, क्रेता को नुकसान होगा वो देखिए। केस नंबर 2 में हमने जो देखा था कि हमारे पास जो एग्रीड वैल्यू जो था, यानी कि तय मूल्य जो था क्रेता और विक्रेता का, वो था 35 लाख रुपया और सर्कल रेट था 50 लाख रुपया। तो 35 लाख 50 लाख से कम है। इस केस में इनकम टैक्स का प्रावधान है, एक धारा नया लॉन्च किया गया है 56(2)(10, और वो कहती है क्लियर कट कि अगर आपका ऐसा सिचुएशन आया, तो इस केस में हम ये मानेंगे कि क्रेता ने, यानी कि जमीन खरीदने वाले को फायदा हो रहा है। देखिए बड़ा अजीब सा सिचुएशन है कि जब जमीन बिकेगा तो बेचने वाले को फायदा होना चाहिए, लेकिन इस केस में सरकार ये कह रही है, इनकम टैक्स वाले ये कह रहे हैं कि देखो भैया मिस्टर क्रेता, जो जमीन खरीदने वाले हो, आपने 50 लाख का जो जमीन है ना वो 35 लाख में खरीद लिया, तो हम ये मानेंगे, एक्चुअल में नहीं फायदा हुआ है, लेकिन इनकम टैक्स वाले मानेंगे कि आपको 15 लाख का फायदा हो गया। अब इस 15 लाख पे वो आपसे इनकम टैक्स लेंगे अदर सोर्स में। आयकर विभाग कहती है कि आपने सर्कल रेट से कम में जमीन या मकान खरीद लिया है, इसीलिए आपको 15 लाख, यानी कि 50 लाख में से 35 लाख को घटाओगे आप, तो फायदा हुआ है 15 लाख का, और फायदा हुआ है तो
15 लाख पर इनकम टैक्स दीजिए। देखिए, अब सरकार के हाथ में, दोनों हाथ में, इस हाथ में लड्डू हो गया। एक्चुअल में 35 लाख में ज़मीन बिका, जबकि सेलर से 50 लाख पे उन लोगों ने टैक्स ले लिया, जबकि बायर से भी 15 लाख पे टैक्स ले रहे हैं। तो दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है, इसलिए इस ट्रांजेक्शन्स को अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए, बचने की करनी चाहिए कोशिश। इसलिए क्रेता और विक्रेता को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर सर्कल रेट तय मूल्य से ज़्यादा हो तो इस केस में क्रेता एवं विक्रेता दोनों को नुकसान हो जाएगा। चलिए, एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि जब क्रेता जो है पैसा देगा विक्रेता को, तो उस केस में भी थोड़ा-सा ध्यान सावधानी बरतने की ज़रूरत है। वो सावधानी क्या है कि जैसे ही सेलर और बायर के बीच में पैसे का लेन-देन होगा, यानी कि बायर जो है पैसा देगा सेलर को, तो कोशिश करना चाहिए कि उसको चेक से पेमेंट करे या उसको एनईएफटी, आरटीजीएस या आईएमपीएस के माध्यम से पेमेंट करे। अगर उसने कैश में दिया, तो कैश में देने से बायर को तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन सेलर को इस केस में दिक्कत हो सकती है। वो क्या दिक्कत होगा वो देख लीजिए। तो सेलर को क्या करना चाहिए, पैसा वापस कर देना चाहिए। अगर सेलर ने वो पैसा ले लिया नगद में, क्या होगा अगर विक्रेता ने नगद में पैसा ले लिया, तो ज़मीन या मकान को बेचने पर, इस केस में अगर नगद में पैसा सर आपने लिया, जो विक्रेता है, तो वो सावधान हो जाए, पेनल्टी 100% लग जाएगी। यानी कह सकते हो अपने केस नंबर 1 में 50 लाख का पेनल्टी लगेगा। 50 लाख पे टैक्स नहीं सर, 50 लाख का पेनल्टी लगेगा। और 20 लाख पे जो इनकम टैक्स जो आपने कैलकुलेट किया था, 4 लाख रुपया जो निकल के आया था, वो अलग से। यानी कि अगर आपने कैश में लेन देन किया तो आपको 54 लाख रुपया देना पड़ेगा, जबकि आपको एक्चुअल में मिला ये 50 लाख। तो ध्यान से सावधानी पूर्वक ट्रांजेक्शन करें, कैश में लेन देन ना करें। हाँ, एक एग्जम्पशन दिया हुआ है कि अगर आपकी ज़मीन का वैल्यू जो है 2 लाख रुपये से कम है, तो आप कैश में लेन देन कर सकते हो। लेकिन 2 लाख से ऊपर के वैल्यूएशंस में अगर आपका ज़मीन 5 लाख है, 10 लाख है, 50 लाख है, 1 करोड़ है, उस केस में आपको कैश में नहीं लेना है, वो ज़हर का काम करेगा। चलिए, तो ये इतना सारा टॉपिक था हमारे पास। अगर आपने इस वीडियो को देखा, टाइम अपना लगाया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसी को शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को फ़ायदा हो सके। और इसके साथ साथ आप मास्क को पहनिए और घर में सुरक्षित रहिए। चलिए, मिलेंगे हम ऐसे ही कुछ अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।